हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी। आज मैं हिंदी का चैप्टर लेके आई हूँ, ग्रामर चैप्टर लेके आई हूँ, समास। ठीक है, तो आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं समास के बारे में कि उनकी पहचान कैसे की जाए, कौन सा समास है। तो आज हम बिल्कुल इजी तरीके से इनको समझेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं समास की। बेसिकली जो है समास होता क्या है। समास जो है दो या दो से अधिक वर्ड को जब मिलाते हैं, दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो है वो समास बनता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मिलाते हैं, एक नया वर्ड हमारे हिस्से आता है, एक नया वर्ड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे कि राजा का पुत्र, तो राजपुत्र। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों को हमने क्या है मिलाया और हमें एक नया शब्द मिला, राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र। इसी तरह से जो हमारे समास हैं वो बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। कभी अगर आपसे पूछने कि इसके मूल रूप कितने होते हैं, तो मूल रूप जो समास के होते हैं, जिसके मूल रूप होते हैं वो 4 होते हैं। लेकिन ये नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर यही पूछते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो इसके 6 भेद होते हैं। इसके 6 भेद हैं। फर्स्ट है इसका अव्ययी भाव, सेकंड है तत्पुरुष, थर्ड है इसका कर्मधारय, फोर्थ वाला है इसका द्विगु, फिफ्थ वाला है इसका द्वंद्व और सिक्स्थ वाला है इसका बहुव्रीहि। तो ज़्यादातर जो समास पूछे जाते हैं वो एक तत्पुरुष पूछा जाता है और एक पूछा जाता है बहुव्रीहि। तत्पुरुष इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसके भी आगे 6 भेद होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं समास में जो है ना 2 तरह के शब्द होते हैं। 2 शब्दों में एक तो होता है प्रथम शब्द कहते हैं इसे, यानी प्रथम शब्द मेन होता है, प्रथम शब्द। एक होता है द्वितीय शब्द, द्वितीय शब्द। तो इन समासों में किसी में प्रथम पद ज़्यादा महत्व रखता होता है, किसी में दूसरा पद ज़्यादा महत्व रखता होता है, यानी दूसरा शब्द ज़्यादा महत्व रखता होता है। तो जो ये अव्ययी भाव है, इसमें पहला पद जो है फर्स्ट वाला जो प्रथम शब्द है वो ज़्यादा मायने रखता होता है। तत्पुरुष में सेकंड वाला ज़्यादा मायने रखता है, द्वितीय शब्द। ठीक है, इसमें द्वितीय शब्द जो है वो ज़्यादा मायने रखता होता है। और कर्मधारय में जो है, इसमें कर्मधारय में जो है विशेषण को दिया जाता है। कर्म से ही पता चल रहा है कि हमारी मतलब किसी अच्छे या बुरे कर्म से जो हमारी विशेषता हमें दिखाई देती है, इसमें वो आएगा। और द्विगु का अलग ही है। इसमें जो पहला जो होता है, फर्स्ट जो शब्द होता है वो संख्या होती है कोई, जैसे कोई भी होगी 1 2 3 4 ऐसी कोई भी संख्या होती है। तो इसे पहचानना भी बहुत ज़्यादा इजी है। द्वंद्व में जो होते हैं दोनों ही पद समान होते हैं, जैसे ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों ही एक जैसे हैं। तो इसमें दोनों ही पद जो है एक समान होते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। बहुव्रीहि में जो है इसमें भी संख्या का यूज़ होता है, लेकिन इसमें ये मैं आपको आगे बताऊंगी। खैर अभी हम बात करते हैं अव्ययी भाव का। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, एंड ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास को जो ना रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें ना उपसर्गों का यूज़ होता है। उपसर्गों का यूज़ आपको तो पता ही होगा। उपसर्ग क्या होते हैं, जैसे कि आ हो गया, प्रति हो गया, यथा हो गया, अनु हो गया,
तो ये सारे क्या होते हैं, उपसर्ग के साथ अगर बाद में कोई भी चीज़ कोई भी शब्द लगता है तो अपने आप में एक नया शब्द बन जाता है, लेकिन उसका पहला पहला जो भाग होता है, पहला जो शब्द होता है वही प्रधान होता है। तो अव्ययी भाग में भी क्या है, फर्स्ट वर्ड जो है वो प्रधान होता है, ठीक है। तो उपसर्ग में भी अगर ये वर्ड ना हो, इसके पीछे कोई भी वर्ड लगा दो तो वो नया शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। तो उपसर्ग में जैसे आ के साथ कोई और शब्द लगा देंगे तो वो एक नया वर्ड बन जाएगा। जैसे देखिए प्रतिदिन, ठीक है, प्रति के साथ दिन लगाया तो एक नया वर्ड बन गया प्रतिदिन, ठीक है, जिसका समास विग्रह होगा हर दिन। तो आप समझ गए होंगे कि इसको पहचानना बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें पहला जो वर्ड होता है, जो पहला शब्द है वो क्या होता है, फर्स्ट शब्द जो है प्रधान होता है, ठीक है। और इसे सबसे ज़्यादा इजी पहचानना है इसलिए क्योंकि वो उपसर्ग का हिस्सा होता है, और ज़्यादातर उपसर्ग के हिस्से यही होते हैं, प्रति हो गया, अनु हो गया, आ हो गया, यथा हो गया। अभी ये ऐसे ये देखिए यथा कर्म, यानी कि कर्म के अनुसार। तो यहाँ पे भी पहला वर्ड जो है वो क्या हो गया, फर्स्ट वर्ड क्या हो गया, प्रधान हो गया, ठीक है। फर्स्ट वर्ड की अहमियत है, इसलिए ये इसको अव्ययी भाव को पहचानना बहुत इजी है बिकॉज ऑफ उपसर्ग के कारण, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, तत्पुरुष की बात मैं बाद में करूँगी क्योंकि उसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जो इजी वाले हैं वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। तत्पुरुष के थोड़े 6 भेद हैं तो वो मैं थोड़ा एंड में आपको बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आप याद रखिए कर्मधारय, कर्मधारय। तो कर्मधारय जो होता है, कर्मधारय समास है। इसमें कर्मधारय समास जो है इसमें जो है ना विशेषण होता है ज़्यादा मायने जो रख। तो कर्मधारय समास को पहचानना भी बहुत ज़्यादा इजी है बिकॉज इसमें ना जो है ना दोनों ही, इसमें जो दोनों ही शब्द होते हैं, दोनों ही पद होते हैं वो विशेषण और विशेष्य होते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूँ, जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए, इसमें नील कमल, नील कमल, तो इसका जो हम समास विग्रह करेंगे वो होगा नीला है जो कमल। तो यहाँ पे नीला, तो यहाँ कमल की विशेषता बता रहा है, क्या विशेषता बता रहा है कि ये नीला है, नील कमल यानी नीला है। तो यहाँ पे हमें कमल की विशेषता पता चल रही है, यानी कि हमें विशेषण का पता चल रहा है, तो वो कौन सा हो गया, कर्मधारय में हो गया, ठीक है। इसमें ऐसे आप याद रख लीजिए, चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, लेकिन उसकी जो विशेषता है इंसान में नज़र आती है, वैसे ही शब्दों में भी इसकी विशेषता हमें ईजिली हम इसे समझ सकते हैं। जैसे नील कमल के साथ साथ आप ये लिख लीजिए चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी से भी हमें पता चल रहा है कि चांद से, चांद के जैसा जिसका मुख है, तो ये भी क्या हुआ, एक विशेषता हुई चांद के जैसा जिसका मुख है, ठीक है। चांद के जैसा, चंद्र के समान है जिसका मुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है, चंद्र के समान मुख। तो ये भी कर्मधारय समास हुआ क्योंकि इसमें भी विशेषता बता रहे हैं, उसकी मुख की विशेषता बता रहे हैं कि समान है, चंद्र के समान है, तो ये भी उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप एक फॉर एग्जांपल एक और ले लीजिए, जैसे महाराजा हो गया, महाराजा, महान है जो राजा, महान है जो राजा। तो यहाँ राजा की विशेषता बता रहे हैं, क्या विशेषता बता रहे हैं कि वो महान है। तो यहाँ पे भी हमें विशेषता का पता चल रहा है, तो जहाँ पे विशेषता का पता चल रहा है तो यानी वो हो गया कर्मधारय समास। विशेषता कभी तभी आती है जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जब हमारे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, बुरी क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छी होती हैं, तो वो सारे क्या होंगे,
इसमें आ गए, ठीक है, समास में आ गए, नहीं कर्मधारय समास में आ गए। तो आई होप कि इन एग्जाम्पल के साथ आपको पता चल गया होगा और इसे रिकोगनाइज करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। नील कमल, नीला है जिसका कमल, चंद्रमुखी मतलब चांद के जैसा जिसका मुख है, और महाराजा। तो ऐसे अगर आपको आ जाता है एग्ज़ाम में, जैसे नीला है जो कमल, तो इसको ये कौन सा समास है, तो इसको डिफाइन आप कर सकते हो। नीला है जो कमल यानी कि किसी की विशेषता बता रहा है, तो विशेषता जिसमें हमें बताई जाती है, इसमें हमें विशेषता का पता चलता है, ठीक है। तो जिसमें जो है विशेषता बताई जाती है वो हमारा कर्मधारय समास है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम थर्ड की बात करते हैं, द्विगु समास। ये बहुत ही ज़्यादा इजी समास है। द्विगु समास को पहचानना भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट पद होता है, प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है, वो प्रधान तो होता है लेकिन साथ में वो संख्या होता है। द्विगु जो है ना, इसमें ना फर्स्ट जो शब्द होता है वो संख्या होता है, कोई संख्या से रिलेटेड होता है, ठीक है, संख्या से रिलेटेड होता है। जैसे कि मान लीजिए पंचमणि, पंचमणि यानी कि 5 मणियों का समूह, 5 मणियों का समूह। तो हमारी यहाँ पे संख्या क्या आई, 5, ठीक है, 5 हमारी संख्या है। तो ये द्विगु समास हो गया क्योंकि यहाँ पे जो है पंचमणि, 5 मणियों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी संख्या आ गई 5। लेकिन इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी यानी कि जिसके 8 अध्यायों का समूह होता है, जो 8 अध्यायों का समूह। तो यहाँ पे भी पहला जो वर्ड आया वो क्या है, संख्या आई, ठीक है। अष्टाध्यायी मतलब यहाँ पे जो पहला वर्ड आया वो भी क्या आई, हमारी संख्या आई। तो आप इतना समझ गए होंगे कि जहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो है संख्या आएगी तो वो हमारा द्विगु समास होगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको साथ में एक दूसरा समास भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो भी इसके साथ ना मैच करता हुआ है और बहुत सारे बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फ़र्क उसमें बेसिकली है, छोटा सा ही है लेकिन बहुत ज़्यादा मेन है। अब देखिए, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, द्विगु समास में क्या था, जैसे कि फर्स्ट वर्ड जब मैंने आपको लिखाया था पंचमणि, तो पंच इसमें क्या है, संख्या है, तो ये हमने पहचान लिया कि वो द्विगु समास है। लेकिन जो बहुब्रीहि है उसमें मैंने लिख दिया दशानन। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे भी 10 है तो मतलब ये भी संख्या ही है, तो ये भी द्विगु समास ही होगा क्योंकि 10 है। नहीं, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया है कि पहला जो शब्द है वो संख्या होगा तो वो द्विगु समास होगा। यहाँ पे भी तो पहला शब्द संख्या ही है, लेकिन यहाँ बहुब्रीहि का एक जो परिभाषा है, इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें जो तीसरा पद है वही प्रधान होता है। अब आप बोलोगे कि ये तीसरा कहाँ से आ गया, कि तीसरा तो मैम ने बताया नहीं। देखिए, बहुब्रीहि से आप ऐसे याद रख लीजिए जैसे ब्रह्मा की बात हो रही है, यानी ब्रह्मांड की बात हो रही है, अलग ही बात हो रही है कुछ, ठीक है। दशानन, दशानन वर्ड से आपको किसकी याद आ जाती है, दशानन, दशानन किसे कहा जाता है। ऑब्वियसली बात है कि दशानन वर्ड सुनते ही हमें एक तीसरे बंदे की याद आई, जैसे कि रावण, रावण को कहा जाता है ना दशानन। तो यहाँ तो रावण का तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें किसका स्मरण हुआ, रावण का। इट मीन्स हमें स्मरण हुआ तीसरे इंसान का। दशानन वर्ड ऐसे वर्ड जिनके संख्या तो है लेकिन वो हमें किसी
किसी मतलब देवता की या किसी शख्स की हमें जो है पहचान कराए या हमें स्मरण उस शख्स का हो, तो वो तीसरा इंसान होगा, यानी तीसरा पद होगा हमें, यानी स्मृति जो है वो तीसरे बंदे की हुई, तो वो हमारा बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। दशानन यानी 10 आनन है, यानी 10 सिर हैं जिसके, तो हमें उसी से याद आ गया कि नहीं वो तो रावण की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पंचमणि है, पंचमणि से आपको कुछ याद है? कुछ भी नहीं है। पंचमणि यानी 5 मणियों वाला समूह है कोई, 5 मणियाँ कहीं पे भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन दशानन से हमें पता चलता है कि हमें, हाँ दशानन तो रावण को ही कहा जाता है, सिर्फ एक बंदे को ही कहा जाता है ना दशानन। तो यहाँ पे रावण जो आया वो आया थर्ड पर्सन। ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। एक और एग्जांपल मैं आपको इसका देती हूँ, नीलकंठ। ठीक है। नीलकंठ। अभी आप ये बोलोगे कि नीलकंठ तो नीला है जिसका कंठ, तो ये कर्म में आ गया कि ये तो कर्म वाला होगा, क्योंकि इसमें तो विशेषता आई है, नीला है जिसका कंठ, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। नीलकंठ से आपको किसकी याद आती है? नीलकंठ किसे कहा जाता है? किसकी मतलब थर्ड पर्सन की आपको एक स्मृति आती है ना, नीलकंठ किसे कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, नीलकंठ के नाम से हमें शिव का स्मरण होता है। जो मैंने आपको वहाँ पे वर्ड लगाया था वो नील कमल लगाया था। नीलकंठ से जो हमें स्मृति आती है वो शिव की आती है, क्योंकि शिव को कहा जाता है नीलकंठ। तो यहाँ पे भी क्या है, थर्ड शब्द यानी थर्ड पद का हमें स्मरण हुआ, तो ये वर्ड भी क्या हो गया, बहुव्रीहि समास, यानी ब्रह्मा से रिलेटेड हो गया, अलग हो गया, कुछ डिफरेंट हो गया। ठीक है। बहुत ही अलग, बहु से ऐसे याद रख लेना, बहुत ही अलग। ठीक है। ऐसे वर्ड जिनका जब हम उनको वर्ड को लिखते हैं, तो हमें उन वर्ड से किसी भी महान पुरुष की या किसी देवता की, किसी अलग चीज़ की हमें जो है स्मृति, स्मरण होता है, किसी चीज़ का स्मरण होता है, तो वो बहुव्रीहि समास आएगा। अदरवाइज जो है फर्स्ट लेटर संख्या होगा जिसका हमें कोई अर्थ या कोई थर्ड पर्सन का नाम नहीं लिया जा रहा होगा, वो द्विगु समास में आएगा। आई होप कि आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। और एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ इसका, जैसे महादेव। अब महादेव से भी आपको पता चल गया होगा शिव। ठीक है। तो यहाँ पे भी थर्ड पर्सन का आया, तो महान है जो देव, महान है जो देव, तो इसे भी इकोनाइज करना बहुत इजी है। तो बहुव्रीहि में आपने ये याद रखना है कि ऐसे वर्ड जहाँ पे हमें तीसरे बंदे की याद आती है। ठीक है। तीसरा बंदा जो किसी इंसान से जुड़ा हुआ है, किसी देवता से जुड़ा हुआ है, किसी अलग चीज़ से जुड़ा हुआ है, जिसके नाम मात्र से जो स्पेशली नाम उन्हीं के लिए रखे गए हैं, तो वो हमारे हो गए बहुव्रीहि समास। इसलिए मैंने ये आपको दोनों समझाए हैं ताकि जो है आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। समास इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, ईजी हैं। एंड इसके बाद आपको द्विगु और बहुव्रीहि क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे जो है यहाँ पे 4 क्लियर हो गए समास। अब 5वीं बात तो करती हूँ मैं, वो द्वंद्व समास की बात करते हैं। तो द्वंद्व समास में ना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, और सबसे ज़्यादा इजी है। कैसे? द इसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसने बोला ना ही मैंने प्रथम पद को रखना है, ना ही मैंने सेकंड पद को रखना है, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है भाई। ये मतलब पारिवारिक है ये एक हिसाब से। इसने बोला कि मेरे लिए पहला पद है वो भी प्रधान है, जो दूसरा पद है वो भी प्रधान ही है। क्यों? क्योंकि वही मेरे में तो पहले ही दो मैं तो एक समान ही हूँ, एक जैसे ही लगा है मुझ में, एक जैसे दो है, तो मैं तो खुद ही समान हूँ, तो मैं किसी में भेदभाव नहीं करूँगा, ना ही मैं पहले को छोड़ूंगा ना मैं दूसरे को छोड़ूंगा। ठीक है। कैसे? माता पिता, अब माता को भी नहीं छोड़ सकते, पिता को भी नहीं छोड़ सकते, तो ये दोनों ही क्या है, प्रधान है। जो फर्स्ट वाला है वो भी प्रधान है, सेकंड वाला है वो भी प्रधान है। बस इसमें क्या होता है, इसमें यूज़ होता है या तो या फिर और, ये दो वर्ड का यूज़ होता है इसमें। ठीक है। माता पिता यानी कि माता और
पिता, माता या पिता ये मत लिख देना, माता और पिता आएगा इसमें, ठीक है। माता या पिता, अब दोनों में से कोई एक थोड़ी यूज़ करना है, माता पिता, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक वो फॉर एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं, माता पिता पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य तो बराबर ही है। जहाँ पे दुनिया में पाप होता है तो वहाँ पे पुण्य भी तो होते हैं, तो ये दोनों भी क्या है, बराबर है। यानी कि ये वर्ड से आपको याद रख लेना है कि ये खुद भी मतलब अलग नहीं है, खुद भी इसमें मतलब एक जैसा ही है। तो इसमें बाकी सबको भी क्या है, दोनों पदों को अपने आप में एक जैसा ही रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ आपको, राम लक्ष्मण। तो ये पहचानना ही बहुत ईजी है, राम और लक्ष्मण, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मेन आता है ना, वो आता है तत्पुरुष। अब इसको ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है ये भी, लेकिन समझने वाली बात है। इसमें 6 होते हैं, 6 जो होते हैं ना, 6 भेद होते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 6 भेद कैसे याद रखने हैं, इसका संबंध जो है सबसे ज़्यादा होता है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा द्वितीय पद तो किसी में प्रधान नहीं आया, फर्स्ट पद प्रधान आया अभी में, ठीक है। द्वंद ने तो दोनों को ही प्रधान बना दिया। फिर उसके बाद द्विगु आया, उसने तो संख्या को प्रधान बनाया। बहुब्रीहि आया, उसने तो थर्ड पर्सन को ही प्रधान बना दिया। उसने बोला नहीं, मैंने तो दोनों में से कोई नहीं रखना है, मैंने थर्ड को रखना है प्रधान, ठीक है। कर्म आया, उसने बोला मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ विशेषता चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो है तत्पुरुष, इसने बोला कि मुझे द्वितीय वाला चाहिए। द्वितीय जो है तत्पुरुष, पुरुष, इसने दूसरे को ज़्यादा महत्व दिया। तत्व से तो कोई लेना देना ही नहीं है, पुरुष, ठीक। तो इसके 6 भेद माने जाते हैं, ठीक है। 6 भेद आगे डिवाइड किए हुए हैं। वो 6 वेद भी बेसिकली ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, यही पूछा जाता है कौन सा समास है। लेकिन अगर कभी बाई चांस पूछ लिया जाए तो वो 6 मैं आपको बता देती हूँ। ये कारक से रिलेटेड होता है। कारक अगर आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, वही वाला, तो मैं एक बार लिख देती हूँ। कर्ता का यूज़ नहीं है इसमें, कर्म से स्टार्ट है, कर्म, कर्म को, ठीक है, करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान जो है ना, संप्रदान तत्पुरुष। अब ये करण तत्पुरुष में कौन कैसे कौन है ये पहचानना है, करण तत्पुरुष कौन है ये पहचानना है, संप्रदान तत्पुरुष कौन है वो पहचानना है। संप्रदान में क्या होता है, के लिए का यूज़ होता है। अब मैं ये इजीली आपको बताती हूँ, पहले 3 ये बता देती हूँ, 3 फिर आगे बताऊँगी। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो है इसमें हमारे जो आते हैं, तो जो कर्म वाला है, जैसे इसका हमने कर्म वाले में ये लिख दिया, 1 मिनट, मेरी बेटी उठेगी, 2 मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन के लिए, एक्चुअली वो उठ गई थी तो उसको थोड़ा। तो इसमें क्या है, कर्म का, जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख देती हूँ, गिरह कर, गिरह कर, गिरह कर का विग्रह होगा गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, ठीक है, गिरह को काटने वाला। तो इसमें भी कर्म, कर्म तत्पुरुष इसलिए है क्योंकि मेन किसका आया है, गिरह कर, ठीक है, कर काटने वाला, यानी गिरह को काटने वाला। तो ये मेन जो है यहाँ पे कर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ इसकी कोई विशेषता नहीं चल रही है, ये ऐसे एक मतलब मेन आपने ये याद रखना है कि तत्पुरुष में को, से, के लिए इन वर्ड का यूज़ होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, अगर ऐसे पूछ दिए जाए तो, ठीक है। इसके बाद करण से, जैसे, तो इसमें आ गया
गुणहीन यानी गुणों से हीन। गुणहीन यानी किसी गुणों से हीन, से का यूज हो गया, ठीक है। गुणों से हीन यानी कोई गुण नहीं है, उनसे हीन। संप्रदान, संप्रदान का आ गया मतलब के लिए, तो संप्रदान का होगा जैसे सत्याग्रह का ले लो, संप्रदान का सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए, आग्रह, सत्य के लिए आग्रह है, ठीक है। तो यहाँ ये तत्पुरुष कर्म में आ गए। कर्म तत्पुरुष में क्या आ गया कि किसी भी काम को आप कर रहे हो, ठीक है, किसी काम को आप कर रहे हो, गिरह कर यानी गिरह को काटने वाला, यानी किसी कर्म को कर रहा है, वो काम को कर रहा है। यहाँ पे ऐसा जो जिस काम को कोई कर रहा है, कर्म कर रहा है तो उसके लिए हम कर्म तत्पुरुष का यूज़ करेंगे जब किसी चीज़ को वो कर रहा है। करण से, ठीक है। गुणहीन यानी किसी चीज़ से कोई जैसे गुणों से हीन है किसी से, ठीक है। बलहीन, बल से हीन है। संप्रदान, संप्रदान यानी कि संप्रदान तत्पुरुष वो होता है जिसके लिए के लिए यूज़ किया जाता है, ये याद रखना है आपने। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए कोई आग्रह कर रहा है, ठीक है, सत्य के लिए आगे बढ़ रहा है वो। उसके बाद आ जाता है, ये तीनों हो गए। इसके बाद जो है फोर्थ वाला आता है अपादान। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, अपादान तत्पुरुष का होता है जैसे करण करता है, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, इसमें भी से का अपादान, अपादान में भी से का यूज होता है, लेकिन इसमें किसी चीज़ से अलग करना होता है। अपादान यानी किसी चीज़ से तोड़ देना होता है, अलग कर देना होता है। जैसे कि मान लीजिए ऋण मुक्त कर दिया, ऋण से मुक्त कर दिया, तो आ गया इसमें ऋण मुक्त यानी किसी चीज़ से उसको अलग करना है तो अपादान है। अपादान मतलब अलग कर देना किसी चीज़ से, तब उसके लिए अपादान तत्पुरुष का यूज़ होता है, ठीक है। तो ऋण मुक्त यानी ऋण से हमने उसको मुक्त कर दिया, ऋण से मुक्त, तो ये हो गया अपादान। इसके बाद जो है पांचवा जो आता है, पांचवा हमारा आता है संबंध। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में होता है, यूज आता है का, के, की, ठीक है। का, के, की। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए, विद्यादान, विद्या का दान, यानी यहाँ विद्या का दान हो रहा है, यानी संबंध है, ठीक है। विद्या का दान से संबंध है, यानी विद्या का दान। फिर उसके बाद जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था संबंध में ये भी हो गया राजपुत्र, सूर्यपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या संबंध है, राजा का पुत्र, ठीक है। संबंध का जो संबंध का अनुरोध करा रहा है वो संबंध तत्पुरुष होएगा। सूर्यपुत्र यानी सूर्य का पुत्र, सूर्य का पुत्र, तो यहाँ पे भी संबंध का पता, जहाँ पे संबंध का पता चल रहा है ना आपको, वहाँ पे वो संबंध तत्पुरुष होएगा, ठीक है। आखिरी वाला जो है वो अधिकरण है। अधिकरण का भी बहुत ईजी है। अधिकरण यानी किसी चीज़ पे अधिकार जताना, अधिकार जताना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, इसमें वैसे यूज़ होते हैं मे, पर, पे, तो ये मे, पर, पे ये अधिकार जताना ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, मतलब जो आप पर बीती, ठीक है, ठीक है, वो आप पर बीती वो बता रहा है। इसके बाद इसके साथ ये जलमग्न, जलमग्न यानी
जल में मग्न, जो जल में मग्न यानी जहाँ पे आपको मे वर्ड का, पे वर्ड का, पर वर्ड का यूज़ होता है वो अधिकरण वाले में आएगा। ठीक है, जहाँ संबंध का पता चलता है वहाँ, जैसे राजा का पुत्र है, कोई सूर्य का पुत्र है, कोई ठीक है, तो उसका हमें संबंध से पता चलता है। कर्म का मैंने बता दिया कि कोई एग्जैक्टली तभी कोई कार्य कर रहा है तो वो कर्म का हो गया, करण का वो हो गया। जैसे से का यूज़ होता है वहाँ पे, वो हमने सारे द्वारा से एक्सप्लेन करके आपको अभी याद आ जाएंगे सारे। एग्जैक्टली फर्स्ट मैंने बताया था अव्ययी भाव, सेकेंड मैंने आपको बताया था कर्म धार्य, थर्ड मैंने बताया था आपका द्विगु, फिर बहुव्रीहि, देन द्वंद्व, उसके बाद लास्ट में तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष। तो ठीक है, तो अव्ययी में मैंने आपको बताया था, इसमें आप उपसर्ग से पता चल जाएगा आपको कि अव्ययी है, और इसमें फर्स्ट पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, प्रति, अनु, ये सब। कर्मधारय में मैंने आपको बताया था कि इसको सिर्फ विशेषता से लेना देना है, विशेषता, जैसे कि नीलकमल हो गया। ठीक है, याद आ गया आपको, नीलकमल, कर्मधारय नीला है जिसका कमल। ठीक है, कर्म यानी कोई अच्छे कर्म किए हुए, बुरे कर्म किए हुए, अदरवाइज कुछ भी जो इसमें विशेषता दिखाए हमें, वो कर्मधारय में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये भी याद रखिएगा कर्म तत्पुरुष भी है। कर्म तत्पुरुष में है एग्जैक्टली जब हम कोई काम कर रहे होते हैं वो, लेकिन इसमें जो किसी की विशेषता बता रहा है वो कर्मधारय है। द्विगु में मैंने आपको बताया था कि इसमें फर्स्ट जो पद होता है वो क्या होता है, संख्या होता है। बहुव्रीहि में मैंने आपको बताया था कि इसमें थर्ड पद जो होता है वो प्रधान होता है, यानी कि किसी थर्ड पर्सन की स्मृति होती है, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। द्वंद्व में मैंने आपको बताया था कि ये तो किसी में भेदभाव करता ही नहीं है, दोनों खुद ही समान है, तो इसीलिए इसके दोनों ही पद क्या है, दोनों ही पद इसकी क्या है, प्रधान है। और तत्पुरुष में मैंने आपको बताया था, वैसे इसका मैं लिख देती हूँ, इसमें होता है बेसिकली 6 भेद होते हैं इसमें। तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दोनों ही होते हैं, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको, जैसे राजा का पुत्र वगैरह हो गया, कर्म कोई कर रहा है, वो सब हो गया। ठीक है, तो अगर आप ये 5 याद रखोगे तो तत्पुरुष में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि ये 5 में से तो है नहीं कुछ, तो इसी में से होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं कुछ वर्ड यहाँ पे लिखूँगी, आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि ये कौन सा समास है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट भी नहीं करता कोई, और फिर पता भी नहीं चलता कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं इसमें कुछ वर्ड लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपने खुद रिकॉग्नाइज करनी है। पहले मैं लिख रही हूँ दूध रोटी, तो ये कौन सा समास है, दूध रोटी कौन सा समास है। अब देखिए, दूध भी इम्पोर्टेंट है, रोटी भी इम्पोर्टेंट है, दोनों, पहला पद भी प्रधान है, सेकंड पद भी प्रधान है, तो ये कौन सा हो गया, ऑब्वियस सी बात है, द्वंद्व। ठीक है, सेकंड मैं आपको वर्ड लिखती हूँ पंचवटी। अब ये तो सबको पता होना चाहिए कि पंचवटी क्या है। ठीक है, पंचवटी, तो बताइए ये बहुव्रीहि है या द्विगु है, पंचवटी। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि पंचवटी से सीता माँ की याद आ रही है, तो पंचवटी तो बहुत सारी होती हैं, तो ये जो है पंचवटी, ये कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, द्विगु, क्योंकि इसमें संख्या का साफ पता चल रहा है। ठीक है, थर्ड मैं आपसे पूछती हूँ घर। हाँ, अभी ये बताइए, कई बार सिंगल वर्ड भी आ जाते हैं कि ये कौन सा समास है,
तो घर कौन सा समास है? देखिए घर है, इसमें अगर इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, तो बचा ही नहीं कुछ, तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं कुछ। तो बेसिक सी बात है, घर एक प्रथम पद है जो कि क्या है, अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव, ओके, जिसका एक अलग ही मीनिंग है। एंड फोर्थ में आपसे पूछती हूँ हथकड़ी। हथकड़ी, अब ये बताओ ये कौन सा है? इसका समास विग्रह कर देती हूँ मैं। हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी है कोई, हाथ के लिए कड़ी। अब हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पे क्या आ गया? के लिए आ गया। ठीक है, हथकड़ी का ऐसे तो नहीं ना लिख सकते, हथ और कड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी है कोई, तो ये के लिए आ गया यहाँ पे। तो ये संप्रदान तत्पुरुष है। अगर आपसे ऐसा ना पूछा जाए, डायरेक्ट ही पूछा जाए कि कौन सा समास है, तो ये सीधा ही बता सकते हो आप कि ये तत्पुरुष समास है। पांचवा है, पांचवा क्या पूछा? त्रिभुवन। त्रिभुवन, हाँ ये बताओ, त्रिभुवन, त्रिभुवन कौन सा समास है? देखिए त्रिभुवन में ये आ गया। अब त्रिभुवन से तो आपको किसी भी देवता की याद नहीं आ रही ना, या किसी भी अलग पुरुष की याद नहीं आ रही, तो वो बहुब्रीहि तो हुआ नहीं, तो ये भी हमारा क्या हुआ? द्विगु हुआ। क्योंकि ऐसे ही पूछे जाते हैं जब भी समास पूछे जाते हैं, तो या तो विग्रह करके पूछे जाते हैं, ठीक है, विग्रह करके तो पूछा जाता है उसको एक साथ जोड़ना कैसे है, ठीक है। लेकिन जब ऐसे पूछे जाते हैं, आजकल ऐसे ही पूछा जाता है कि समास कौन सा है। ये होंगे चलो एक और बताइए, इसमें एक और बताओ आप। चिड़िया मार, बहुत बार आया, चिड़िया मार, ठीक है, चिड़िया मार। इसका विग्रह हुआ चिड़ियों को मारने वाला, जो चिड़ियों को मार रहा है, ठीक है, मारने वाला। एग्जैक्टली ये कौन सा आ गया? तत्पुरुष, क्योंकि कर्म हो रहा है यहाँ पे, काम हो रहा है, चिड़ियों को कोई मार रहा है, दैट इज तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद आ गया कमल नयन, तो आप बता दोगे, ठीक है, चलो बता ही दो, कमल नयन। कमल नयन यानी कमल के जैसे जिसके नयन है, तो यहाँ पे विशेषता हो रही है, डेट इज कौन सा आ गया? ये कर्मधारय, कर्मधारय समास, ठीक है। तो इतने बहुत है यहाँ तक। तो सच में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ किसी को शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी की हेल्प हो सके। सब्सक्राइब आपने नहीं करना, या लाइक, मुझे पता है आपका मन होगा तभी आप करते हो, अदरवाइज़ बोलने का तो कोई मतलब नहीं है कि सब्सक्राइब करो या फिर लाइक करो। लेकिन अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस सब के लिए। थैंक यू गाइस।